नमस्कार। परीक्षा पे पाठशाला में आपका स्वागत है और खास तौर से उन छात्र छात्राओं के लिए ढेर सारी मंगल कामनाएं हैं जो बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तल्लीन हैं और उन्हें संबल प्रदान कर रहे हैं उनके शिक्षकगण, माता और पिता, और एक सपना देख करके चल रहे हैं। हमको बोर्ड की परीक्षाओं में अव्वल रहना है और यहीं से अपने करियर को स्टार्ट भी करना है। एक समय था विद्यार्थी पढ़ते थे, हाई स्कूल किया, इंटर किया, बीए किया, एमए किया, कोई सोच नहीं, और उसके बाद टाइप सीखते थे, व्हाइट कॉलर, सफेद पोस्ट, बाबू बनते थे। लेकिन आज तो यह स्थिति हो गई है कि कक्षा 10 से पढ़ने वाला छात्र ही अपनी करियर की चिंता करने लगता है। हमें इंजीनियर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें एमबीए करना है, हमें सिविल सर्विसेज में जाना है। एक कक्षा 10 से ही एक तनाव भरा हुआ माहौल होता है। इसीलिए कहा जाता है कि तनाव से दूर रहिए, बोझ मत समझिए और अपनी परीक्षा को बड़े ही अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने की दिशा में कदम रखिए, वो भी अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन में। एबीसी ने जो इस बार खास पेशकश की, उसमें हम लगातार बोर्ड परीक्षा के विषय विशेषज्ञों को बुला करके छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन करा रहे हैं। आज हम उस पेपर की चर्चा करेंगे जो पेपर 27 फरवरी को प्रातः होगा, मतलब कक्षा 10 के गणित का प्रश्न पत्र 27 फरवरी को होगा। और वो पेपर कैसा आएगा, कैसे आप नंबर अच्छे पाएं, कैसे तैयारी करें, हालांकि आप सब तैयारी कर रहे हैं, आपके गुरुजनों ने बताया भी है, लेकिन हम आज के इस मौके पर कुछ टिप्स भी देंगे। और हमारे आज के इस कार्यक्रम में है जाने माने गणित के शिक्षक श्रीमान अवनीश कुमार उपाध्याय। अवनीश कुमार जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप हमारे बीच में आए हैं। अवनीश कुमार जी 30 साल से लगातार गणित का अध्यापन कर रहे हैं और आपने एक अच्छी ख्याति भी अर्जित की है। आज का ये कार्यक्रम अवनीश जी के सानिध्य में छात्र छात्राओं को एक नई स्फूर्ति देने का काम करेगा। अवनीश जी, अब गणित की पढ़ाई कैसी हो गई है आपके हिसाब से? गणित विषय जो पहले लोग कहते थे बहुत नीरस है, हाँ, और बड़ा अभिभावक, टीचर्स, बच्चों में बड़ा भय का वातावरण रहता था जी। अब वो स्थिति नहीं रही है। कुछ सरकार का भी सहयोग मिला है, कुछ अध्यापक भी तल्लीनता से पढ़ाते हैं, कुछ गवर्नमेंट ने जो है इसको इतना इजी बना दिया है कि अब छात्र थोड़ी सी मेहनत में 100% अंक बोर्ड परीक्षा में ला सकता है। लेकिन क्या पहले जब 2-2 पेपर होते थे, अब तो एक ही पेपर होता है जी। क्या ये पर्याप्त आप मानते हैं कि 30-30 क्वेश्चन विद्यार्थियों को करना पड़ता है? अब गणित के प्रश्न पत्र में 34 प्रश्न आते हैं जी, इस समय। वही मैंने कहा जी। 20 नंबर का जो ओएमआर सीट पर हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है जी, और 2-2 नंबर खंड का ये हिसाब किताब है जी। खंड खा में माने बी कह लें उसको, तो 2-2 मार्क्स के आपके 6 प्रश्न आते हैं, कुल टोटल 12 नंबर के, और जिसमें कोई चॉइस नहीं होती है।
प्रश्न 2 जो रहता है, 4 नंबर के 5 प्रश्न करने होते हैं, 20 अंक के होते हैं, जिसमें एक चॉइस रहती है। 6 प्रश्न रहते हैं, 5 करने होते हैं। प्रश्न 3, 4 और 5 प्रत्येक 6 मार्क्स का होता है, जिसमें एक एक चॉइस रहती है। अब बोर्ड ने भी बहुत चॉइस दे दी है बच्चे को। 30 नंबर का जो आंतरिक मूल्यांकन होता है, उसमें लगभग 100% अंक यहाँ दिए जाते हैं, मिल जाते हैं। और 20 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव रहता है, वो लगभग आधे घंटे में छात्र उसको खत्म कर लेता है। और जो पर्याप्त 2.5 घंटे का समय हमारे पास बचता है, 2.5 घंटा जो प्रश्न पत्र प्रश्नों की संख्या रहती है हमारे पास, 20-34 में कम कर दें हम, तो बहुत कम अंक, बहुत कम प्रश्न बचते हैं, जिनको कि छात्र आसानी से हल कर ले जाता है। अगर उसका अभ्यास निरंतर वो अभ्यास कर रहा है, और उसके लिए निरंतर अभ्यास के लिए ज़रूरी है कि विगत वर्षों के आए हुए जो अनसॉल्व्ड पेपर्स रहते हैं, जो आए हुए प्रश्न रहते हैं, उनका निरंतर अभ्यास उसको करते रहना चाहिए, जिससे वो अपने परीक्षा में जो है 100% अंक ला सकता है। कहते हैं मॉडल पेपर की भी बड़ी भूमिका होती है। मॉडल पेपर एक तरह से छात्र को केवल दिशा निर्देश देता है कि क्या प्रारूप होगा प्रश्न पत्र का जी। बाकी जो प्रश्न का जो अभ्यास है वो तो आपको अनसॉल्व्ड पेपर से ही करना होगा। मॉडल केवल प्रारूप के लिए देखने के लिए छात्र को कितने प्रश्न हैं, क्या कैसे आना है, किस स्तर का आना है, जी, केवल उसके लिए रहता है। तो ये जो अनसॉल्व्ड पेपर मैंने पिछले वर्षों के, अगर कोई विद्यार्थी 4-5 साल के पेपर्स पूरी तरीके से हल कर ले, उसका कल्याण हो जाएगा। कोई भी छात्र यदि विगत 4 वर्षों के 7 सेटों को, मैंने टोटल हो गए 28 सेट, अगर उनको तल्लीनता से और ढंग से हल कर ले, तो कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो उसके 100 नंबर लाने में बाधक हो। मैंने 100 में 100 नंबर लाने के लिए बाधक हो। और जो ये पेपर तो 30 नंबर 30 का तो आपका वो होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, जो आप अपने स्कूल से भरते हैं। जी। उसमें भी क्या कोई पाठ्यक्रम निर्धारित होता है कि वो भी पाठ्यक्रम आपके द्वारा ही निर्धारित किया जाता है? उसमें मासिक टेस्ट होते हैं जी, 10-10 मार्क्स के 3 जी, तो उनके अंक हम लोग तीनों के जोड़ करके उसको फिलअप करते हैं। तो और उसमें सामान्यतः विद्यार्थी मेरे हिसाब से तो 30 तक अंक आराम से पा जाते हैं। लगभग 30 अंक तक प्राप्त करते हैं, और हम लोग 4 टेस्ट ले लेते हैं, बेस्ट 3 लेकर के उनका चुनाव कर लेते हैं। अच्छा, 4 लेते हैं और 4 में से 3 का चुनाव कर लेते हैं, तो वो तो 30 में लगभग 30 ही मिल जाए। और फिर ये जो 70 नंबर है, अब इसमें भी जरा थोड़ा बताइए कि जैसा कि हम लोग जब पढ़ते थे तो उसमें था अंक गणित जी, बीज गणित जी, और ज्योमेट्री जी, ये 3 गणित थी जी। और पहला पेपर जो होता था लगभग अंगणित का होता था, दूसरा अलजेब्रा जिसे हम लोग बीजगणित कहते थे, और ज्योमेट्री, तीनों मिलाकर। ज्योमेट्री में बड़ी दिक्कत आती थी कि प्रमेय कैसे याद की जाएगी, और एक पाइथागोरस की प्रमेय थी, बहुत समस्या खड़ी। हमको जरा ये समझाइए कि जो हमारा ये कॉन्सेप्ट था वो अब कैसे बदल गया। अब सरकार द्वारा जो रेखागणित का पार्ट है जी, उसको बहुत इजी कर दिया गया है जी। अब केवल ट्रायंगल रह गया है और सर्किल रह गया है, वृत्त और त्रिभुज जी। अब इतना आसान कर दिया गया है। अब पाइथागोरस जो थ्योरम पहले आती थी, अब सिलेबस से आउट कर दिया गया जी। तो जो पाइथागोरस को आउट ही कर दिया, सबसे ज्यादा तो वही टेंशन था, पाइथागोरस को हटा दिया गया। एक कोई विद्यार्थी है अनमोल सोनी जी, वो जरा आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, फिर मैं आपसे आगे बढ़ा। अनमोल, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ सर, बताइए। सर ये बताइए, आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं? सर हम ये पढ़ते हैं, ये नॉर्दर्न इंडियन कॉन्वेंट एजुकेशन सेंटर। अच्छा अच्छा, तो क्या पूछना है मास्टर साहब से? सर ये नॉर्दर्न इंडियन कॉन्वेंट। मैं समझ गया। मुझे ये बताइए कि आप मास्टर साहब से गणित के विषय में या प्रश्न पत्र के विषय में क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं इसमें बहुत वीक हूँ। बहुत वीक हैं आप? अच्छा, तो आप चाहते हैं कि कुछ टिप्स मिल जाए तो कम से कम बेड़ा पार हो जाए?
या नहीं सर, भेड़ पालनाओं की चाहिए सर, हमारे सर थोड़े एकदम अच्छे नंबर आ जाए बस। अच्छे नंबर। बता दीजिए जरा अपनी जो टीवी है उसकी जरा आवाज कम करिए, तब फिर आपको अच्छी साफ तरीके सुनाई दे जाएगा। ठीक है, मैंने आप चाहते हैं कि आपको अच्छे नंबर मिल जाए, आप वीक है इसमें दो राय नहीं है। देखिए मार साहब से सुन लीजिए क्या कह रहे हैं मार साहब इनकी समस्या का जरा निदान कर दीजिए। बेटा सबसे पहले आप कोई भी मॉडल प्रश्न पत्र ले लीजिए, और उसमें चूंकि आप वीक हैं इसलिए विगत जो 4-5 वर्षों के अनसॉल्व पेपर रहते हैं उनके सॉल्यूशंस रहते हैं, और उनको बराबर आप निरंतर अभ्यास उनका करते रहें, जिससे लगभग 70 से 75% अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा ओके सर। दूसरी चीज, हाँ, तो आप बतला रहे थे कि जो सरकार ने भी कुछ ऐसी पॉलिसी बना दी है अंक गणित, जैसे आपने कहा कि रेखा गणित में तो ये सब प्रमेय वगैरह पाइथागोरस को आउट कर दिया गया, ये तो आगे आप क्या बता रहे, जरा वो बताइए पूरा। जी हाँ, ट्रायंगल और सर्किल की जो बेसिक थ्योरम्स हैं, अगर अध्यापक बंधु हमारे समझाते हैं उनको क्लासरूम में, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इतने हैवी क्वेश्चन नहीं रहते हैं कि जो छात्र हल न कर सके। नंबर आया हमारा त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस जी। एक इन पर एक बड़ा प्रश्न पूछा जाता है 6 नंबर का, विशेषकर हाइट एंड डिस्टेंस से, उनका छात्र निरंतर अभ्यास कर लें। एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टॉपिक है बीजगणित का, उसका बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है 6 मार्क्स का, तो उसमें थोड़ा सा अभ्यास करके हम अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। और युगपत समीकरण है, द्विरेखी द्विघाती युगपत समीकरण है, रियल नंबर्स हैं, प्रोबेबिलिटी है, एपी सीरीज है, इनके छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है आते हैं, जिनका अभ्यास करने से हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो आपकी तीनों ये जो गणित हैं चारों, तो इनका क्या जो अंकों का डिवीजन होता है वो क्या ऐसा भी होता है कि किसी जैसे रेखा गणित हो उसका ज़्यादा नंबर हो, और त्रिकोण में जो है ट्रिग्नोमेट्री हो उसका ज़्यादा नंबर हो, ऐसा भी कुछ होता है? ये समान रूप से बांटे जाते हैं? नहीं, समान रूप से तो नहीं बटा है जी। जैसे जैसे जो टॉपिक का निर्धारण है जी, टॉपिक के हिसाब से मार्क्स है। जैसे रियल नंबर है वो हमारा 5 नंबर का आता है जी, और जितनी एल्जेब्रा है वो 34 लगभग 30 से 34 मार्क्स की है, और मेंसुरेशन, एपी सीरीज और प्रोबेबिलिटी कुछ ये मार्क्स कवर कर लेते, क्योंकि अगर हम ऑप्शन को हटा दें, ऑप्शन को जोड़ दें, तो लगभग प्रश्न पत्र जो है काफ़ी मार्क्स का होता है, लगभग 80 मार्क्स का बनता है। तो इनको जो है हम लोग कोई भी चॉइस हमारे पास बहुत रहती है पेपर में। अगर हम सारे टॉपिक को, हम जैसे कमज़ोर छात्र हैं उनके लिए सलाह यही है कुछ टॉपिक्स वो तैयार कर लें जिसमें कि फिर उसमें मिस नहीं होना चाहिए प्रश्न जी, ऐसे टॉपिक तैयार करें। कुछ टॉपिक वो छोड़ भी सकते हैं जिससे वो अच्छे 100% अंक ला भी सकते हैं। तो वो कौन से टॉपिक तैयार करें बच्चे? जैसे प्रोबेबिलिटी है, उसमें आप 3 से 5 नंबर तक का प्रश्न आएगा जी, तो उसको आप तैयार कर लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे लगभग 8 नंबर का प्रश्न आते हैं, उसको तैयार कर लें। त्रिकोणमिति, हाइट एंड डिस्टेंस है, इसको आप कम से कम 6 और 4 10 नंबर का प्रश्न आते हैं, इनको तैयार कर लें। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, उसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं, उससे भी आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। इस प्रकार से मिला करके जो है जो अच्छे अच्छे टॉपिक हैं उनको तैयार कर लें। बाकी अगर रेखागणित आपको नहीं कम समझ में आ रही है तो बेसिक क्वेश्चन लगा करके भी अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। किए जा सकते हैं जी। ये जो ऑब्जेक्टिव का होता है पहला, जिसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं जी, इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए? ये क्या उन्हीं जो गणित के जितने भी चैप्टर्स होते हैं उन्हीं में से पूछा जाता है, या कुछ दिमाग भी लगाना पड़ता है कि भाई ये बताइए कि इतने अंक से इतने अंक के बीच में इसकी मध्यमा क्या है, ऐसा भी कुछ होता है? जी, मैथमेटिक्स के प्रत्येक टॉपिक में जी आपको अगर फार्मूले का कॉन्सेप्ट क्लियर है जी, तो आप जो छोटे छोटे प्रश्न आते हैं 1 मार्क्स के, वो केवल फार्मूले पर बेस्ड आते हैं जी। अगर फार्मूले आपके क्लियर हैं, उनका एप्लीकेशन आपको क्लियर है, तो आपको 20 में 20 अंक पूरे प्राप्त हो सकते हैं। जी। और ये एक आता है कि एलसीएफ बताइए और एचसीएफ बताइए, ये
जरा हमारे एक विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे जी कि जरा मैं अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। हमने कहा ये तो बड़ा साधारण बात नहीं है, ठीक है मैं मार साहब से बात करा के बताऊंगा। जी जी ये एलसीएफ और एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ जो है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल्स होता है, जी, जो जैसे दो कोई भी आपके पास दिए हुए हैं आंकड़े जो है उनके फैक्टराइजेशन करके और उन दोनों में जो कॉमन चीज होगी दोनों की, दोनों है, वो एचसीएफ कहलाता है। एलसीएम वो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स का मतलब है जो भी दो इक्वेशन दी हुई हैं उनके फैक्टराइजेशन करते हैं, जो कॉमन पार्ट होगा माने एचसीएफ पूरा आएगा और जो शेष दोनों में बचा हुआ पार्ट होगा वो पूरा आ जाता है, उसे हम एलसीएम कहते हैं। जी। तो और ये माध्यिका क्या कहते हैं? माध्यिका किसे बोलते हैं? माध्यिका होता है लगभग माध्यिका पद। जी। इसके दो प्रकार होते हैं। सर्वप्रथम जो आंकड़े हमको दिए गए हैं अनग्रुप डेटा के, तो उनको हम सर्वप्रथम असेंडिंग ऑर्डर माने बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में अरेंज कर लें पहले। जी जी। और अगर यदि टोटल आंकड़े हमारे सम संख्या में हैं तो मीडियन जो होता है n/2, n का मतलब होता है जो आंकड़ों की दी गई संख्या है जी। n/2 प्लस n/2 प्लस 1th अपॉन 2th टर्म, जी। माने जो आंकड़ा आएगा वो होगा मीडियन। नंबर 2, अगर आंकड़े आपके ऑड हैं माने विषम हैं तो हमारी जो माध्यिका होगी n प्लस 1/2th टर्म, माने जैसे अगर 11 है तो 11 प्लस 1/2 माने छठा पद आया, छठा पद हम उसमें काउंट कर लेंगे और वही माध्यिका होगी हमारी। तो ये जो कैलकुलेशन है जी, जैसे आपने बताया कि जो है ऑड का ऐसे कैलकुलेशन किया जाएगा, तो ये कैलकुलेशन आपको कॉपी में करना होगा करके और फिर उसको लिखना पड़ेगा या अपने दिमाग से ही सारा काम करना? अगर देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसके लिए भी रफ शीट रहती है। हाँ, लेफ्ट साइड में एक पेज को आप रफ बना सकते हो जी। लेकिन यदि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसको कॉपी पर सॉल्व करना है तो आपको वो कॉपी पर शो करना होगा, उसको हल करना ही पड़ेगा। जी। तो ये जो उसके लिए रफ पेपर भी ओएमआर शीट में रहता है? रफ ओएमआर शीट उसी में अटैच आती है। वो अटैच आती है? जी 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 जी। तो कभी कभी जैसे आपको अलग भी दे सकते हैं क्योंकि ओएमआर का पैटर्न अलग चेक होता है। जी जी। इसलिए वो मोस्ट प्रोबेबली अलग ही रहेगी। जी। हाँ। और उसमें जैसे कि ऐसा क्वेश्चन आया कि 30 है और 125 है, इसमें कितने से भाग दिया जाए कि जो है शेष 5 और 8 निकले, तो इसके लिए तो कैलकुलेशन आदमी करना पड़ेगा। वो प्रश्न पत्र में चूंकि प्रश्नों की जो प्रश्न रहते हैं वो प्रश्न पत्र एक ही रहता है, डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव का। जी जी। तो ऑब्जेक्टिव जहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है वहाँ पर हम हल करने की जगह रहती है, वहाँ पर सॉल्व करके ओएमआर शीट में फिलअप किया जा सकता है। अच्छा, जैसे भी आप बता रहे थे कि ओएमआर शीट में के साथ में रफ कॉपी मिल जाती है, ऐसे एक भी कहा जाता है कि जब हम लोग सवाल हल करते हैं तो लेफ्ट में हमको रफ काम करना चाहिए और राइट में ही सवाल को हल करना चाहिए, और वहाँ पर लेफ्ट को में बिल्कुल सवाल नहीं हल करना चाहिए, नहीं मास्टर साहब जो है उसको जांचेंगे ही नहीं। ऐसा क्या है? आजकल नियम उल्टा है। बच्चा जो है राइट साइड में एक कॉलम खींचता है स्केल से जी, उसमें आप रफ्कार करते हैं जी और उसको एक लाइन से कट कर देते हैं, लेफ्ट साइड में उसका सोल्यूशन पूरा फेयर रहता है। जी, लेफ्ट में सोल्यूशन पूरा रहेगा और राइट में थोड़ा सा पैराग्राफ छांट करके उसको स्केल से जी उसमें रेफर करता है बच्चा। तो वो तो पूरे पन्ने में कर सकता है ना? जी जी, पूरे पन्ने में कर सकता है और रफ लिख करके काट भी सकता और उसको काट दे। तो ये मतलब जरूरत पर करना चाहिए कि हर पन्ने में जो राइट हो उसको छोड़ देना चाहिए रफ के लिए? नहीं 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 जी, वो जरूरत के हिसाब से रहता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर बच्चे को प्रश्न आता है जी तो वो तो सीधे करता चला जाएगा। थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन रहता है वो जो है रेफर कर सकता है उसको। रफ। जी जी। और ये भी है कि जब वो प्रश्नों का हल करे उसका उत्तर उसका क्रम पूरा सही सही होना चाहिए। जी, प्रश्नों के क्रम में ऐसी कोई बाध्यता नहीं रहती है हमारी जी, लेकिन कुछ छात्र ऐसा करते हैं कि जो बड़े बड़े प्रश्न 6-6 नंबर के आते हैं उनको पहले कर देते हैं। जी, लेकिन कायदे में करना उनको यही चाहिए, सीरियल से करना चाहिए जिससे कि अध्यापक को जांचने में भी सुविधा हो। लेकिन अगर
एक क्वेश्चन का हल किया और दूसरा करें तो उसके बीच में थोड़ा सा गैप दे दे। पहले प्रश्न को हल करने के बाद जो दूसरा प्रश्न उत्तर संख्या डाले वो बच्चा कम से कम 3 लाइन का गैप होना चाहिए। 3 लाइन का जी, स्पष्ट रूप से अध्यापक को पता लगे। और उसमें हेडिंग वगैरह, हाँ, स्केच पेन से हेडिंग और आंसर का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। महत्वपूर्ण जो भी तर्क हमारे रहते हैं रेखागणित के प्रश्नों में जी, उनका भी बोल्ड मार्कर से उसको जो है दर्शाना चाहिए कि ये क्या रीजन है, जी। और जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक पूरे अंक नहीं मिल पाए। एक बात और बात सब बताइए, एक धारणा थी हम लोगों के समय में कि अगर हमने मैथमेटिक्स में आंसर सही निकाल दिया तो पूरे नंबर, और आंसर सही नहीं निकला तो आपके नंबर कट गए, 1 भी नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। एक ये भी हमारे समय में एक कॉन्सेप्ट था, लोग कहते थे कि भाई देखो आज तो सब विद्यार्थी ये कोशिश करते थे कि आंसर सही हो जाए, और आंसर के लिए परेशान रहते थे कि आंसर हमारा सही हो जाए। और जो हमने प्रोसेस अपनाया है, जो हमने उसका सोल्यूशन निकाला है, वो चाहे जैसा भी हो, लेकिन आंसर जो अंत में लिखा है वो सही होना है। अगर सही है तो पूरे नंबर, और नहीं तो 0 नंबर। क्या कहना है इस बारे में? अब अध्यापक की और बोर्ड की दोनों की मानसिकता में काफ़ी बदलाव आया है जी। अब स्ट्रिक्टली नियम रहता है बोर्ड की तरफ से, हर स्टेप पर आपको मार्किंग करनी है जी। जैसे 6 नंबर का प्रश्न है तो उसको कई कैटेगरी में वो डिवाइड होता है। अगर बच्चे ने प्रश्न को उतार दिया है, फार्मूले का यूज़ कर दिया है, आपको 1 नंबर देना ही पड़ेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन उसने चित्र वगैरह बना दिया है तो 2 नंबर का काम हो गया उसका। कैलकुलेशन उसने कर दिया है, फार्मूले का यूज़ कर लिया है, 4 नंबर का काम हो गया। और लास्ट में अगर उसने आंसर बाई चांस गड़बड़ लिख दिया है या प्रोडक्ट गलत कर गया है, डिवाइड गलत कर गया है, आंसर को गलत कर दिया है, तो उसको 4 से 5 अंक देने ही पड़ेंगे। माने जो उसने जितने स्टेप में विद्यार्थी ने काम किया है जी, और उसके जितने भी स्टेप सही है उसमें उतने स्टेप में अंक आपको अंक देना ही पड़ेगा जी। चाहे उसका जो आंसर है वो क्यों ही ना गलत हो जी। मान लीजिए उसने कैलकुलेशन किया, डिवाइड किया, जो भी किया, मल्टीप्लाई किया, जो भी किया, उसमें गलत हो गया हो, लेकिन अगर उसने ऊपर के जो स्टेप किए हैं वो अगर सीधे सीधे चलते आ रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, उसको अंक देने पड़ेंगे। 1 या 2 मार्क्स काट सकते हैं बड़े प्रश्नों में, बड़े प्रश्नों में जी। और दूसरा एक ये भी है कि कहते हैं कि चित्रों का बड़ा महत्व होता है। वैसे तो विज्ञान में भी कहा गया है कि चित्र का बड़ा महत्व होता है, वहाँ तो खैर फार्मूला यहाँ भी चलता है। तो ये जो चित्र और फार्मूला, और जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है फार्मूले की, तो क्या उस फार्मूले को भी कोड करना चाहिए कि सीधे सीधे जो हम फार्मूला जानते हैं उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना चाहिए? देखिए, रेखागणित और हाइट एंड डिस्टेंस और मेंसुरेशन में चित्रों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जी। अगर आपने डायग्राम को सही बना लिया है और उसको मेंशन कर दिया है तो आप कैलकुलेशन आसानी से सॉल्व कर लेंगे प्रश्नों को जी। लेकिन यदि डायग्राम ही गलत हो गया है तो आप प्रश्न का उत्तर सही निकल ही नहीं सकता है। तो विशेषकर मेरी छात्रों से सलाह है कि प्रश्न को ढंग से पढ़ें, पहले 1-2 बार पढ़ लें पहले क्या पूछा जा रहा है और हमें क्या निकालना है और कहाँ पर पहुँचना है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने चित्र बना लिया है और मेंशन सही कर दिए हैं उसमें डिजिट्स जो है, फिर आपका कैलकुलेशन बहुत आसानी से स्मूथली चलता रहेगा। और ये जो चित्र बनाने के समय क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए? बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं कि अपना उठाया, इधर से किया, त्रिकोण बनाना है तो बना दिया। कुछ लोग बड़े अच्छी तरीके से फुटा उठा पेंसिल से, और उनकी विशेष रूप से पेंसिल भी होती है, उसको कैलकुलेट करके भी कुछ डार्क भी करेंगे, फिर लाइट भी करेंगे। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, चित्र को हमेशा पेंसिल से ही छात्र बनाएं, पेन से कभी न मत बनाएं। ये बात। और पेंसिल से, महीन पेंसिल से बनाएं और उसको चित्र को मार्क करें, ABCD या जैसे भी मार्क करते हैं आप, और इसको स्केल से ब्लैक स्केच पेन या ब्लू स्केच पेन से उसको ब्लॉक में क्लोज कर दें और हमेशा कॉपी के राइट साइड में ही चित्र को बनाएं और लेफ्ट साइड में उसका सलूशन दें।
राइट साइड में चित्र हो, लेफ्ट साइड में उसका सोल्यूशन, और लेफ्ट साइड में उसका सोल्यूशन दे। जी जी, वो एक अच्छा जी रहेगा, वो मानक अच्छा रहेगा। और जो विद्यार्थी चित्र बनाते हैं, जो फार्मूले, हाँ मैं एक बात, वही फार्मूले की बात कर रहा था कि जैसे भी आप बता रहे थे कि n12 बटे जो है डिवाइड किया 2 से, तो ये जो फार्मूला, जैसे मान लीजिए कोई हम कोई सवाल हल करने जा रहे हैं और उसमें ये फार्मूला ये आता है, तो उस फार्मूले को भी हमें लिखना पड़ेगा या उस फार्मूले के आधार पर हमको अपना सवाल हल करना पड़ेगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है, प्रश्न की सफलता 2 बातों पर निर्भर करती है जी। अगर छात्र ने प्रश्न सही पढ़ लिया है और समझ लिया है, अगर समझ लेगा, और प्रश्न को कॉपी करना, कॉपी करने का मतलब है प्रश्न में जो डिजिट्स दी हुई है, इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उनको कॉपी पर उतारना सही है। और अगर यदि उसको फार्मूला मालूम है, कॉपी कर लिया है और पढ़ लिया है ढंग से उसने प्रश्न को, तो फिर प्रश्न हल करने में कोई असुविधा नहीं होती, आसानी से हल कर सकते हैं। ये जो विद्यार्थी हैं उनमें एक ये रहता है कि विनेशडी शिक्षा निकेतन हुआ या ओंकारेश्वर हुआ या पंडित दीनदयाल, जो अब तो खैर दीनदयाल का पैटर्न बदल गया है, यहाँ पर बच्चों को बड़े अच्छे नंबर मिल जाते हैं। और दूसरे वहीं पर जो एडेड विद्यालय होते हैं, वहाँ के बच्चे कहते हैं कि हम नहीं, वहाँ पर मेरिट की बिल्कुल कतार सी लग जाती है, वहाँ पर 95, 96 ऐसे नंबर आते हैं। वहाँ के विद्यार्थी 30, 34, 35 किसी तरीके से पास हो गए, बस भगवान की कृपा से। तो ये होता, ये इसका क्या कारण होता है और वो कौन सी आप लोग घुट्टी पिला देते हैं जिसके कारण ऐसे नंबर मिलते हैं? देखिए, हम लोग विद्यार्थी को अधिक से अधिक अक्टूबर 2nd वीक तक उसका पाठ्यक्रम जो होता है वो समाप्त करते हैं जी, पढ़ा करके। मैं अक्टूबर के 2nd वीक तक। ठीक। उसके बाद उसमें भी हम लोग 2 परीक्षाएं ले चुके हैं उसकी, फर्स्ट मंथली और एक हाफ ईयरली। नंबर दूसरा, परीक्षा को खंडवार विभाजित करके, जैसे पाठ्यक्रम समाप्त हुआ, खंडवार विभाजित करके उसका रिवीजन कराना और उस पर टेस्ट लेना, पहली चरण ये होता है। नंबर तीसरा, हम लोग कोशिश ये करते हैं 2 बार कम से कम पाठ्यक्रम का रिवीजन और 4 प्री बोर्ड कराते हैं। अगर पहले प्री बोर्ड में जो कमियां छात्र की रह जाती हैं, उनको दूसरे प्री बोर्ड में दुरुस्त करते हैं। फिर दोबारा प्री बोर्ड लेने के बाद जो कमियां फिर से आई, फिल्टर होकर के आई, वो 3rd प्री बोर्ड में। और लगभग 4थे प्री बोर्ड तक, अभी जैसे हमारे स्कूल में 4th प्री बोर्ड चल रहा है इस समय, तो लगभग हमारे, अभी मैंने आज ही चेक की है कॉपी जी, तो लगभग कम से कम कुछ नहीं थी 20-25 स्टूडेंट के पूरे 70 में 70 मार्क्स आ रहे हैं। तो इससे लगता है उनकी तैयारी जो है प्रॉपर चल रही है। तो इस तरह चरणबद्ध प्रक्रिया अपना करके हम 100% अंक प्राप्त कर सकते हैं। कुछ सवाल हल करने की कुछ कला भी बताते हैं आपकी, ऐसे सवाल को हल करना चाहिए, जैसे आपने कहा क्वेश्चन ऊपर छोड़ देना चाहिए, फिर 3 लाइनें दूसरा क्वेश्चन करना है, क्या इसकी भी कोई आर्ट, माने आंसर शीट में आप सवाल हल करने की ये आर्ट, ये कला भी आपको मालूम होनी चाहिए, ये भी कुछ बताते हैं आप? जी जी, हम लोग जो प्री बोर्ड कराते हैं, प्री बोर्ड की कॉपी पर कराते हैं, एक मॉडल कॉपी हर छात्र को दिखाई जाती है। अच्छा अच्छा जी, कि किस प्रकार से आपको प्रश्न का उत्तर देना है जी, किस प्रकार से उत्तर आपको पढ़ करके किस हिसाब से लिखना है और उसको किस हिसाब से आंसर को बोल्ड करना है, उत्तर संख्या को बोल्ड करना है, और कोई भी प्रश्न छात्र का न छूटे, इस बात पर विशेष जोर देना है। सबसे पहले जो प्रश्न पत्र मिलता है, 15 मिनट हमें रीडिंग टाइम रहता है, उसमें तब तक हमें कॉपी नहीं मिलती है। और जब कॉपी मिलना, जब तक बच्चा समझ जाता है कि हमें कितने प्रश्न आए हैं और कितने नहीं आ रहे हैं, और बच्चा हल करना चालू कर देता है। नंबर दूसरा, जो भी कॉपी पर हम लोग समझाते हैं छात्र को किस प्रकार उसका प्रस्तुतिकरण रहना चाहिए, वो विशेष जोर देते हैं कि उसकी राइटिंग करने का तरीका, कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए, उसकी साफ सुथरा लेख में कॉपी होनी चाहिए। कॉपी इस तरह हो जैसे उनको सजी हुई कॉपी रहना चाहिए कि अध्यापक भी उस पर पेन न चला पाए, कि जिससे कि जो है नंबर काट सके वो। मैंने उसको
अपना जो लाल पेन है जिससे वो कापी जांच रहा है, मार्क्स दे उस पर, मार्क्स दे, बाकी वो ये भी न कर पाए कि ये इतना जगह गंदा है या काट दिया है तो उस पे ही थोड़ा सा लाइन लगा दे, ऐसी भी करने की उसको स्थिति नहीं। बड़ी साफ सुथरी, मतलब गुड प्रेजेंटेशन, बहुत गुड प्रेजेंटेशन होना चाहिए, और ऐसे ही बच्चों को ये नंबर मिलते हैं। दूसरा एक ये भी जरा बताइए कि ये जो विद्यार्थी हैं, और तो पढ़ाई हुई कि किताब पढ़ लिया, लिख करके देख लिया, ये जो होम अपने घर में तैयारी या आजकल जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं गणित की, वो कैसे तैयारी करें, क्या करें, अभ्यास करें, कैसे करें, लिख लिख करके देखें या सवाल उठा करके उनको सॉल्व करना शुरू कर दें, क्या करें इस समय, क्योंकि समय कम है, क्योंकि उनको सब विषय पढ़ने, 5 विषय पूरे पढ़ने हैं, तो क्या करना चाहिए, कैसे अपना घर में अपनी तैयारी करनी चाहिए, परीक्षा की तैयारी कैसे करनी चाहिए? देखिए, विद्यार्थी को गणित ऐसा विषय है जिसमें पढ़ करके आप अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर सकते। हाँ। हमेशा लिख करके ही अभ्यास बहुत जरूरी होता है। जो भी प्रश्न आप अनसॉल्व पेपर से लगाएं या सॉल्व पेपर से लगाएं, वो लिख करके ही अभ्यास करें। और आपने यदि पढ़ा प्रश्न को और पढ़ करके एग्जाम देने गए तो प्रश्न जो होगा वो सॉल्व नहीं होगा, कहीं ना कहीं स्टेप में आप अटक जाएंगे और वो आपके लिए दुविधा का कारण होगा। यदि आपने लिखित अभ्यास किया है पूरे वर्ष भर और इस समय भी आपने जो भी अभ्यास कर रहे हैं लिखित अभ्यास के बाद, अब इस समय भी आप अनसॉल्व पेपर लिखित ही करें, कॉपी और पेन पर ही करें, पेन से लिखें और कॉपी पर लिखें, जिससे कि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके। माने कि अभ्यास करना चाहिए। और जो ये कौन से जो सवाल हैं जिनका हल करें बैठ करके, क्या आप इस समय ये सुझाव देंगे कि अनसॉल्व पेपर पर ही अपने को केंद्रित रखें, मॉडल पेपर पर ही अपने को केंद्रित रखें, या आप ये भी सलाह देंगे कि ये जो पुस्तक है उनके सवालों को आप हल करिए और तब आपको अच्छे नंबर मिलेंगे? देखिए, अब पुस्तक लगाने का जो समय था वो खत्म हो गया, वो व्यतीत हो गया। अब केवल आपको करना ये है, विगत कुछ वर्षों के अनसॉल्व पेपर लेकर के उन्हीं का निरंतर अभ्यास करते रहें। पूरा जो बोर्ड का पैटर्न रहता है, बोर्ड के प्रश्न पत्र का पैटर्न रहता है, वो केवल अनसॉल्व पेपर के पैटर्न पर ही आधारित होता है। बस मैथमेटिक्स में रहता ही है, डिजिट्स चेंज हो गई या थोड़ा बहुत मॉडरेट हो गया क्वेश्चन पेपर, बाकी लगभग वही क्वेश्चन पेपर रहता है जो है। जी। तो अगर यूँ देखा जाए तो क्वेश्चन पेपर का स्वरूप रहता है, डिजिट्स बढ़ जाते हैं। जी जी। चाहे कहाँ पर 30 थे तो आप 50 हो गए, 100 हो गया तो 125 हो गए, माने ये डिजिट। लेकिन जो उसका पैटर्न है, उसका ढांचा है, वो वही रहता है, वो पूरी तरीके से, माने पेपर खाटी का ही होता है जो चला आ रहा है, लेकिन बस जरूरत होती है कि उसमें अंक बदल जाते हैं। तो अगर जो पिछले, अच्छा ये भी होता है कि उन सब क्वेश्चंस का टाइप भी एक ही होता है लगभग। आपके ये मान करके चलिए, यदि आपने विगत 4 वर्षों के 7 प्रश्न पत्रों, 7 सेटों को हल कर लिया है, तो लगभग 30 से 40% प्रश्न पत्र वही रहता है। कोई डिजिट भी नहीं चेंज होती है, डिजिट भी नहीं चेंज। जी जी, वही हुबहू रिपीट हो जाते हैं सवाल। लेकिन वो 7 सेट, ये क्या पेपर मार्केट में 7 सेट मिलते हैं? जी जी, अनसॉल्व पेपर आता है जी। उसमें जैसे 2022 का है तो उसमें 7 सेट प्रिंट रहते हैं उनका उत्तर सहित, तो आप बच्चा आसानी से हल करता है। तब तो मार साहब अगर यूँ देखा जाए तो उसको कम से कम नहीं तो 7 चौको 28, जी जी, 28 पेपर हल करने। जी जी। अब वो हम लोग हल भी कराते हैं क्लासरूम में। जी, क्लासरूम में लगभग अक्टूबर नवंबर से ही हम लोग स्टार्ट कर देते हैं जी, और जनवरी तक पूरा फिनिश करते हैं। ठीक बात। एक समय था कि जब गणित में पास होना बड़ा मुश्किल था, और मेरी भी गणित बहुत कमज़ोर थी, इसमें भी दो राय नहीं है, लेकिन सौभाग्य से हमारे हाई स्कूल में एक अध्यापक जी आए, श्री सत्येंद्र कुमार जी त्रिपाठी, जिनके मार्गदर्शन में हम नंबर मिले, अच्छे नंबर मिले। लेकिन ऐसा होता था कि गणित में प्रमोशन मिल पाता था, बड़ा मुश्किल होता था। तो ये जो पैटर्न चेंज हुआ है, ये कुछ सरकार की पॉलिसीज़ या जो CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, उसकी जो रेस चल रही थी, उस रेस में हम भी आ जाए, हमारे आगे भी बच्चे कमज़ोर ना पड़े,
उसके कारण कोई नई टेक्नोलॉजी अपना ली गई है, या फिर हमारा सिलेबस ऐसा बना दिया गया है कि जिसके कारण कोई दिक्कत नहीं आनी है? देखिए, अब पाठ्यक्रम में आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है विगत 3-4 वर्षों से। जी। अब जितने भी कठिन टॉपिक थे वो हटा दिए गए पाठ्यक्रम से। जी। अब बच्चे की सहूलियत को देखते हुए कि बच्चा किसी भी तरह अच्छे अंक प्राप्त करे, उस दृष्टि से या उसके आगे आने वाले 11th-12th के लिए कनेक्टिंग जो आपका सिलेबस है उससे इंटरलिंक रहे, वो केवल पाठ्यक्रम में समाहित है। पहले क्या होता था, 100 में आपको 80 अंक लाना, 85-90 तक लाना बहुत मुश्किल काम रहता था। अब परीक्षा का जो प्रारूप पहले से बदला हुआ है कि 30 मार्क्स इंटरनल मार्क्स रहते हैं जो असेसमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, जो अध्यापक देते हैं टेस्ट में। 70 नंबर में भी अभी बोर्ड ने पिछले वर्ष से चेंज किया है, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव कर दिया है जी। तो उसमें लगभग बच्चे पूरा नंबर ले आते हैं। तो ये हो गए कुल मिलाकर के 50 अंक। अब बच्चा 50 अंक, तो 50 में बच्चा इतनी तैयारी कर लेता है साल भर में कि 30 से 40 अंक प्राप्त कर ले, तो आसानी से 90 से अब मार्क्स जो है वो गणित में प्राप्त कर सकता है। और हमारे यहाँ तो बहुत सारे छात्र जो है 100 में 100 अंक लाते हैं गणित में। जी जी जी, वो कोई कठिन काम नहीं रह गया। तो ये जो कठिन आपने कहा हटा दिया जी पाठ्यक्रम से, तो जो कठिन प्रश्न हटाए गए या कठिन चैप्टर हटाए गए या कठिन फार्मूले या सॉल्यूशंस हटा दिए गए हैं, जिससे कि बच्चों को बड़ी सरलता के साथ, तो क्या जो उनका कैरियर हो रहा है, जो पहले इंटरमीडिएट की पढ़ाई विद्यार्थी करता था, हाई स्कूल की पढ़ाई करता था, वो सहजता इंजीनियरिंग में आ जाता था, मेडिकल में आ जाता था, आगे जो अन्य परीक्षाओं में भी आ जाता था, क्या ये एक बाधा नहीं खड़ी हो गई है? आपने कठिन शब्द हटा दिए। हाँ, उससे जो पाठ्यक्रम कम किया है जी, उससे असुविधा तो छात्रों को हो रही है। हाँ। कुछ छात्र जैसे इंटरमीडिएट से कुछ पाठ्यक्रम हटा दिया गया है और वो हमारा जेईई मेंस और एडवांस में पूछा जाता है। अब छात्र ने स्कूल में तो नहीं पढ़ा है, अगर यदि वो कोचिंग नहीं कर रहा है तो सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। तो असुविधा तो हुई है छात्रों को, लेकिन वो बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त कर ले जाता है। लेकिन कंपटीशन के हिसाब से थोड़ा पाठ्यक्रम तो ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट्स उठाया है मार साहब, कि जो क्वेश्चंस हटा दिए गए और जेईई में जब एंट्रेंस होता है या मेंस का हो या प्रीलिमिनरी हो, तो उसमें क्वेश्चन वैसे पूछे जाते हैं। तो इसलिए आज क्या छात्रों की कोचिंग पढ़ना अपने करियर के लिए या बीटेक के में पास होने के लिए या बीटेक में के एंट्रेंस में पास होने के लिए, मेडिकल के में कोचिंग पढ़ना अब जरूरी हो गया? देखिए, बिना कोचिंग के 100 में 1 या 2% छात्र रहता है जो इंटरमीडिएट के सिलेबस को पढ़कर कंपटीशन निकाल ले। जी। 95% ऐसा छात्र है जो कहीं ना कहीं वो कोचिंग पढ़ता है। जी। और बिना कोचिंग के जेईई मेंस में अच्छा कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उतना परसेंटाइल वो नहीं ला पाता है जिससे कि उसको अच्छा कॉलेज मिल सके। जैसे एनआईटी है आपका, या जेईई एडवांस क्वालिफाई करता है अच्छी रैंक पर तो आईआईटीज मिलती है उसको। जी। तो बिना कोचिंग के बहुत दुष्कर कार्य है उसके लिए। मैंने एक चीज छात्रों के हित में की गई कि उनके नंबर अच्छे आ जाए, जी, 95% आ जाए, 90% आ जाए। एक और तो हित हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उसका हित हो एक प्रभाव भी हो गया। जी जी, दुष्प्रभाव जिसको बोलेंगे कि हो गया। तो जो ये इस समय का जो सिलेबस है, बहुत अच्छी बात आपसे आज हो रही है, मैथमेटिक्स का ही मैं आपसे जिक्र करूंगा कि ये जो सिलेबस है, तो ये सिलेबस विद्यार्थी को उसके करियर बनाने में संबल का काम नहीं करता है, नहीं कर पा रहा। ये बिल्कुल सही है। जी जी, मतलब उसके अंक तो आ जाएंगे, अच्छे अंक इंटरमीडिएट में वो ला सकता है जी, लेकिन कैरियर में थोड़ा बहुत बाधक है। उसके लिए पुराना सिलेबस ही बहुत कारगर था। ये दिक्कत आ गई। तो आप लोगों ने इस दिशा में नहीं सरकार से कोई बातचीत की कि ये नुकसानदायक है, या कभी आप लोग इस दिशा में जुट भी नहीं पाए? ऐसा भी हुआ क्या? जी जी, कोई कार्यशाला अगर सरकार द्वारा आयोजित की जाती तो उसमें अपना हम लोग पार्टिसिपेट करके अपना दिक्कत बताते हैं। जी।
कि भाई ये टॉपिक नहीं हटाया जाना चाहिए था, ये इंटरलिंक टॉपिक था। हाँ हाँ। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि नेक्स्ट टॉपिक में उनका पूछा जाता है फंडा जो है, लेकिन वो टॉपिक है नहीं। जी जी। तो बच्चे को वो अलग से समझाना पड़ता है हम लोगों को। जी जी। तो ये भी एक प्रॉब्लम जी है। जी, ये भी प्रॉब्लम आती है। तो सरकार को जहाँ एक और ये अच्छाइयाँ भी हुई हैं और वहीं दूसरी ओर, दूसरी बात एक हम और आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है जी, ये नई शिक्षा नीति ने गणित पर क्या प्रभाव डाला है उसके रूप में, या अभी नई शिक्षा नीति को पूरी तरीके से गणित या अन्य विषयों में या कक्षा 10 और 12 में अभी तक लागू ही नहीं किया गया? हाँ, अभी बहुत सारे स्कूलों में एनईपी लागू नहीं हो पाया है जी। और अब छात्रों के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेकर के ही इंजीनियरिंग करे। उसके लिए और अदर ऑप्शंस भी रहेंगे विषयों के। जैसे मैथमेटिक्स पढ़ता है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहता है, तब भी वो और अन्य विषय लेकर के भी इंजीनियर बन सकता है। तो ये छात्र के लिए तो सहूलियत हो गई है, जिससे कि उसका काफ़ी जो है यूज़ होगा। लेकिन अभी बहुत सारे स्कूलों में लागू नहीं हो पाई है बहुत से नई शिक्षा नीति। जी। क्या आप लोगों क्या में इस नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया? जी, हम लोग प्रयासरत हैं जी उसकी ओर जो है कि अब तो ये भी आ गया कि आप फिजिक्स के साथ में म्यूजिक भी ले सकते हैं। जी जी जी। फिजिक्स के साथ में फिजिकल साइंस भी ले सकते हैं, जिसमें जो आपके समूह रहेगा विषयों का, जी, उसमें से आप चुनाव कर सकते हैं। जी जी जी। लेकिन रहेंगे तो 5 ही सब्जेक्ट। जी जी, सब्जेक्ट उतने ही रहेंगे जी। लेकिन आप सब्जेक्ट के समूह से, कई प्रकार के समूह हैं, उन विषयों से, समूहों से आप चुन सकते हैं। जैसे गणित के अगर हम आपसे पूछें तो गणित का समूह क्या है, उसके समूह में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? अब गणित में जैसे मैथ्स अगर छात्र ले रहा है जी, तो उसमें अब जरूरी नहीं वो फिजिक्स केमिस्ट्री लेकर इंजीनियरिंग करे। जी। मैथ ले रहा है लेकिन उसको आगे इंजीनियरिंग में असुविधा का सामना करना पड़ेगा, ये निश्चित है। जी जी। अगर उसने पीसीएम नहीं पढ़ा है, चूंकि जो बीटेक के फर्स्ट ईयर में भी सिलेबस रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री, अभी उधर सिलेबस नहीं बदला है, तो अगर उसने इतिहास, भूगोल या और विषय ले लिए हैं तो उसको आगे प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ये एक समस्या जरूर आती है। जी। दूसरा, हमारे छात्र ये भी जानना चाहते हैं कि हम ऐसा पेपर्स में, जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि जो लॉन्ग जो क्वेश्चंस होते हैं उनको छात्र पहले करते हैं, 6 नंबर वाला, 5 नंबर वाला बाद में, और ऑब्जेक्टिव तो खैर पहले करना ही पड़ता है, तो वो अपना करते ही हैं। क्या जो ऑब्जेक्टिव की कापियां पहले ले ली जाती है आधा घंटे बाद? हाँ, वो लगभग आधा या पौन घंटे बाद टीचर जमा करा लेते हैं। हाँ। और लगभग उसका जो टाइमिंग है 20 जो प्रश्न आते हैं जी, उसमें आधा घंटे ज़्यादा समय लगता भी नहीं है। यदि आपको प्रश्न आता है तो आधा घंटे से ही, और अगर नहीं आता है तो आप उसको हल भी नहीं कर पाएंगे, उसको हल कर ही नहीं पाएंगे। तो ये टीचर्स जो है पहले कापी जब देता है, जब 15 मिनट खत्म हो जाते हैं क्वेश्चन पेपर पढ़ने के, जी, और दूसरा जब वो आंसर बुक लिखता है तो लिखने के दौरान जो उसकी क्षमता है उसके, तो उनका कैसे विभाजन करें क्वेश्चंस का, जिससे कि उसको अच्छे नंबर मिले? क्या करना चाहिए? देखिए, जो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव सेक्शन ए में रहते हैं जी जी, उनको लगभग छात्र आधा घंटे 20 मिनट से 30 मिनट तक में सॉल्व कर लेता है। जी जी। अब बचे आपके पास 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में आपको सेक्शन बी में पहला प्रश्न 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन रहते हैं, वो बहुत छोटे छोटे प्रश्न रहते हैं, लगभग उनमें आपको 20 मिनट लगेगा अगर आता है तो। और फिर आपके 4-4 नंबर के 5 प्रश्न करने होते हैं, 6 प्रश्न आते हैं, तो 4-4 नंबर के जो 5 प्रश्न हैं उनमें लगभग आपको 1 घंटा लग जाता है। अब बचा आपके पास 1 घंटा जी। 1 घंटे में आपको 3 प्रश्न केवल हल करने हैं, 3, 4 और 5। उनमें लगभग आप मान के चलिए 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, तो आपके पास 15 मिनट जो बचता है, और 15 मिनट छात्र को मैं सुझाव देना चाहूंगा जरूर बचाएं, क्योंकि पूरी कॉपी को एक बार ओवरऑल चेक कर लें, उत्तर संख्या आपकी सही पड़ी हुई है, प्रश्न का आपने प्रॉपर आंसर लिखा हुआ है, और कोई चीज छोटी तो नहीं है, तो 15 मिनट में केवल आप अपने रिवीजन का टाइम दें, पूरी कॉपी को ढंग से निरीक्षित कर लें खुद। मैंने ये एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए जी। और आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि 15 मिनट तो रिवीजन के लिए रख ही लेना चाहिए जी। ये नहीं कि अंतिम समय तक चल रहा है, मास्टर साहब कह रहे हैं घंटा बज गया, दो कापी, अगर मैंने रुक जाइए
ये नहीं होना चाहिए। जी जी। तो अब तो ये स्थिति रह भी नहीं गई, क्योंकि अब डिस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चंस उतने नहीं होते हैं। अब तो सीधे आप जो पूछा जा रहा है उसका ही आप उत्तर दीजिए, वह उसी में आपका कल्याण पूरी तरीके से हो जाएगा। दूसरी चीज़ अब ये हम आपसे और भी जानेंगे कि मैथमेटिक्स के लिए क्या आपका भी ये कोई सुझाव होगा कि आने वाले समय में इसको और इम्प्रूव करना चाहिए, इसमें जो खामियां हैं, या इसमें कुछ ऐसा और कुछ कर देना चाहिए जिससे बच्चों में गणित के प्रति रुझान भी पैदा हो, और दूसरा वो अपने करियर के लिए इसको अपने हिसाब से उसका विस्तार भी कर सकें? देखिए, रुचि पैदा करना तो हमारे शिक्षक बंधुओं का काम है जी। छात्र तो कच्ची मिट्टी की तरह आता है हम लोगों के पास जी, और उसको परिपक्व बनाना हम लोगों का कार्य रहता है जी। यदि छात्र मान लीजिए आपका पढ़ाने का तरीका जो है इतना रुचिकर होना चाहिए कि जो बहुत वीक स्टूडेंट भी रहते हैं वो भी, उनको भी आनंद आने लगे, और जब आनंद की अनुभूति होने लगेगी छात्र को तो अपने आप गणित हो या कोई विषय हो वो अपने आप सीखने लगता है। लेकिन क्या इसकी भी कोई टेक्निक होती है जो रुचि पैदा करने की? मैंने ये भी जरा, क्योंकि हमने तो सामान्यतः देखा कि टीचर आए और क्लास में बोर्ड में गए, क्वेश्चन लिया, हल करना शुरू कर दिया। हमारे तो एक टीचर थे मैथमेटिक्स के, कोट वोट उतार करके वहीं कुर्सी धर देते थे और फिर चाक से पूरा हल करना शुरू कर देते थे। क्या ऐसे से रुचि पैदा होती? क्या रुचि पैदा करने का कोई भी मनोवैज्ञानिक तरीका भी है? देखिए, छात्र को हमेशा जब तक छात्र और अध्यापक दोनों सक्रिय होने चाहिए, ये नहीं छात्र निष्क्रिय और अध्यापक पूरा ब्लैक बोर्ड भरे जा रहा है, कोई फायदा नहीं। वो तो कुंजी और गाइडों में उपलब्ध रहता है मटेरियल। छात्र अध्यापक का काम ये है कि छात्र से बीच बीच में प्रश्नों का सलूशन छोटे छोटे कालखंडों में डिवाइड करके उससे पूछना चाहिए जी, जिससे वो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट छात्र और स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट, स्टूडेंट और टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है जी जी। और उसी के वो केवल राइटर की तरह काम करे ब्लैक बोर्ड पर टीचर। तो अगर छात्र सक्रिय रहेगा तो आप पूरा जो है अपने आप रुचि बच्चे में पैदा हो जाएगी, एक्टिव रहेगा, माहौल पूरी क्लास का एक्टिव रहेगा। हाँ, नहीं तो छात्र देखते रहेंगे और आप अपना जी आप अध्यापक हिस्सा रहता है जो है, छात्र निष्क्रिय रहता है। ये बात छात्र को भी सक्रिय हमें करना है जी जी, वो अपने आप रुचि पैदा हो जाएगी। दूसरा, आज तो आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई हैं। गणित को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए कुछ आपने कभी सोचा कि ये और हो जाता तो अच्छा रहता? जी, गणित में कई टेक्निक्स रहती हैं प्रश्नों को हल करने की जी। तो छात्र को हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए, उसके मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए हमें मेथड को बताना चाहिए। हाँ। ये नहीं कि आपके मान लीजिए अब मैं ही जैसे पढ़ाता हूँ तो क्लासरूम में मान लीजिए कुछ छात्र रहते हैं बहुत अच्छे रहते हैं, कुछ वीक स्टूडेंट रहते हैं, कुछ मीडिया कर हैं, तो उनके लिए आपको मेथड अलग अलग बताने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अब ये नहीं कि आपने एक मेथड बताया तो भाई उसमें ऐसा रहता है जो कोई अच्छे स्टूडेंट केवल ग्रैप्स कर पाते हैं जी जी, तो जो वीकर स्टूडेंट रहते हैं और मीडिया कर रहते हैं वो नहीं कर पाते, वो नहीं समझ पाते हैं। तो उनके लिए आपको इजी सोल्यूशन ही बताना पड़ेगा जिससे कि छात्र का कल्याण संभव हो। तो क्या उनके लिए अलग क्लासेस होती है? नहीं, क्लासेस अलग। हम लोग जैसे अभी पहले तो सामूहिक पढ़ाते हैं कुछ दिन, जैसे ही सिलेबस खत्म होता है क्लासरूम को बांट देते हैं जी, बांट देते हैं जी। अच्छे स्तर के छात्र एक सेक्शन में और थोड़ा जो उसके मीडिया कर रहते हैं वो एक सेक्शन में रहते हैं, तो उसके अनुरूप पढ़ाई होती है उनके अनुरूप। जी जी, ये अक्टूबर के बाद से शुरू कर देते हैं। जी जी। चलिए, चलते चलते कोई टिप्स देना हो आपको गणित के बारे में अपने विद्यार्थियों को, दे दीजिए। देखिए, मैं ये चाहता हूँ अच्छे 100% गणित में अंक लाने के लिए निरंतर अभ्यास की बहुत जरूरत होती है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, निरंतर अभ्यास होगा। कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो आपके 100 में 100 नंबर लाने में आपके लिए बाधा उत्पन्न करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे ढंग से न केवल जो गणित का प्रश्न पत्र आ रहा है उसके बारे में बताया, बल्कि एक सीनेरियो, एक परिदृश्य भी खींच दिया कि गणित के लिए क्या होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है निरंतर अभ्यास जी। हमारे यहाँ कहा गया है करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, और गणित के लिए तो ये बहुत लागू होता है। आपको पढ़ने से नहीं है कि कोई पढ़ लिया, अभ्यास करिए, खूब अच्छी तरीके से क्वेश्चन को हल करिए। और कौन से क्वेश्चन को हल करिए? सीधे तौर पर
4 साल के जो पेपर्स आए हैं, 7 सेट, माने 28 प्रश्न पत्र जो है उनको आप हल कर लीजिए। आपको देखने में बड़ा मजा आएगा कि सबके जो फॉर्मेट क्वेश्चन का एक ही है, खाली डिजिटल अंक बदल गए हैं, संख्याएं बदल गई हैं, लेकिन सब कुछ है। और अगर आप थोड़ी तैयारी करेंगे तो फिर आपको 100% अंक लाने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाट साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।